Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ओर्स इस जो टेबल है ना, ये इस टेबल को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लेस हाई रिएक्टिव है उसको कैसे हमने अलग करना है, हमने जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है उनको कैसे अलग करना है, और उसके बाद जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे अलग करना है। तो इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। ये टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर ली है। तो आई होप बच्चों आपने उसको देख लिया होगा और आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं देखा हो तो पहले आप उसको क्लियर करो, ठीक है। तो चलिए आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो हमारी रिएक्टिव सीरीज थी उसमें सबसे पहले हम लो जो मेटल्स हैं, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे अलग करेंगे। अगर हमने अर्थ क्रस्ट में से हमने मेटल को निकाला, मिनरल निकाला, और जो था उसको निकाला, और मीन्स जिसमें पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल के ओर को जब हमने निकाला, अब उसमें से उसके ओर में से हमने पर्टिकुलर मेटल को अलग करना है, और वो मेटल कैसी है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो सबसे लो रिएक्टिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिव सीरीज आज वेरी अनरिएक्टिव, मतलब जो भी लेस हो रिएक्टिव होती है एक तरीके से नहीं है, ना के रिएक्टिव के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी मेटल जो उनको क्या किया जाता है, रिड्यूस करके, हीट, सिर्फ हम हीट करके उसको आराम से उसके ओर्स में से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल आपकी यहाँ पर दी हुई है, सिनेबार। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सिनेबार जो होता है वो मरकरी का ओर होता है। किसका ओर होता है? मरकरी का ओर, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखना भी है ताकि आपको याद हो जाए कि ओर ऑफ मरकरी सिनेबार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है HgS। अब इसके साथ जो इम्प्योरिटी जुड़ी हुई है वो सल्फाइड की है, ठीक है। और व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मरकरी ऑक्साइड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हमें मेटल को अलग करना है तो उसको अगर हम ऑक्साइड्स फॉर्म में ले आए, तो जब भी हम ऑक्साइड्स फॉर्म में ले आएंगे ना, तो उसको मेटल को अलग करना बहुत ईजी हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सिनेबार है मीन्स ओर ऑफ मरकरी, उसको हमने निकाला। अब उसमें से हमें मरकरी को अलग करना है, तो हमने उसको सिंपल क्या करना है, हीट करना है। जब उसको हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया, मरकरी ऑक्साइड में। मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला HgO, ठीक है। अब मरकरी ऑक्साइड में से हमने रिड्यूस करना है हीट करके ऑक्साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन आपको क्या है, सबसे पहले HgS किसका फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ, सिनेबार, जो कि किसका ओर है, मरकरी का ओर है। इसमें ऑक्सीजन के साथ इसको क्या किया, हीट किया। तो इसमें जो सल्फाइड जुड़ा हुआ था ना, वो सल्फाइड क्या हो गया, अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड इधर हो गया, ठीक है। और मरकरी जो है वो किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड। अब हमने मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म में ले आए हैं, और हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हम उसको ऑक्साइड फॉर्म में ले आते तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब इस मरकरी जो ऑक्साइड है उसको हमने क्या किया, हीट किया, तो इसमें ऑक्सीजन और मरकरी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने जो है कॉपर को अगर आपने नेचर में से निकाला, ठीक है, और उसको हमने अलग करना है कॉपर को उसके सल्फाइड से, तो हमने क्या किया, इसमें सेम ऑक्सीजन के साथ इसको क्या किया, हीट किया। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर के साथ अलग हो गया, और जो मेटल थी वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ गई। अब जब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गई है, ठीक है, तो उसको हमने जब हीट किया तो इसमें कॉपर अलग हो जाता, और इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मीन्स मॉडरेट।
जो कि ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ना ही क्या होती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। तो उन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो हमने अभी जो डिस्कस किया था टॉपिक, उसमें आपने दो चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मरकरी का ओर क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ओर को हम अलग करने के लिए जो लेस रिएक्टिव होती है उनको सिंपल पहले ऑक्साइड्स की फॉर्म में लेके गए और उसके बाद सिंपल हीट करके उसके मेटल को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडरेट वाले में, द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सारे क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, मतलब मीडियम होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर, और ये दो फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, या तो उनके साथ सल्फाइड्स जुड़ी होगी या फिर कार्बोनेट जुड़ा होगा, ठीक है। इट इज ईजर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो अब जब हमने उनको जो उनके मेटल के साथ हमने सल्फाइड और कार्बोनेट है उनको बड़ी आसानी से हम उनके ऑक्साइड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जब हम मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में ले आएंगे फिर उसको अलग करना बहुत ईजी, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देयर फॉर द prior to the reducing the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide, and the sulfide ore are converted into the oxide by the heating strongly in the presence of the excess air। तो सबसे पहले जो सल्फाइड के और जो ओर है, सल्फाइड का जो ओर है उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। तो हमने उसको क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, और किसके प्रेजेंट में, एयर की प्रेजेंट में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोस्टिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। अब हमने देखो क्या किया, हमने सल्फाइड के ओर को रोस्टिंग प्रोसेस से अलग करके उसको ऑक्साइड में ले आए। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में हमने क्या करना है, उसमें लिमिट में एयर प्रेजेंट होती है और उसको हीट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक और कैन बी शो एज फॉलो। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जिंक का, जिसमें सल्फाइड की भी है और कार्बोनेट की भी है इम्प्योरिटी, ठीक है। अब उसको हमने कैसे इसके सल्फाइड फॉर्म को और कार्बोनेट फॉर्म को अलग करना है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमने जिंक सल्फाइड में हमने ऑक्सीजन ऐड करके उसको क्या किया, हीट किया। तो ये जिंक ऑक्साइड मिल गया, और हमने कहा है मेटल को हम ऑक्साइड फॉर्म में ले आएंगे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोसेस कौन सी थी, रोस्टिंग। हमने क्या पढ़ा है, रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब दूसरा कैल्सिनेशन में हमने क्या करना है, हीट करना है, बट यहाँ पर आपने देखा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और वो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो अब दोनों जगह मेटल हमें किस फॉर्म में मिल गई है, दोनों जगह हमें मेटल किस फॉर्म में मिल गई है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल गई है, ठीक है। तो द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय द यूजिंग द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज द कार्बन। For example, when zinc oxide is heated, the carbon it is reduced to the metallic zinc। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सुटेबल मेटल के जो जिंक है वो उसमें क्या होता है, जिंक अलग हो जाता है, कार्बन के साथ होके कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी हम पहले चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारी जो, अब हमने क्या दो चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड देख लिया। देखो इसमें टेबल जो मैंने आपको बताया था उस टेबल से भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले एक चीज़ देख ली है जो लो रिएक्टिव थी, उसमें सल्फाइड के ओर्स को रोस्टिंग करके और उसके बाद ऑक्साइड्स के फॉर्म में ले आए और उनको अलग कर लिया। और लास्ट जो अब जब ये जो मेटल मिलती है ना, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, और उस इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास लास्ट प्रोसेस होती है रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव में दो तरीके की है,
कौन से? एक कार्बोनेट के ओर से और एक सल्फाइड के ओर से। तो कार्बोनेट के ओर को हम कैल्सिनेशन से करते हैं और सल्फाइड के ओर को हम रोस्टिंग से करते हैं। रोस्टिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कैल्सिनेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या लेस है। अब जब ये प्रोसेस किया तो हमें मेटल किसकी फॉर्म में मिल गई? ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ऑक्साइड्स की फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस करके मीन्स ऑक्सीजन को अलग करके हमें क्या मिल गई? मेटल मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट पे हम पहुंच गए ऐसी मेटल जो क्या है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही हम प्योर मेटल में पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम अपने टॉपिक को आगे। हम थे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास जो है हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी हो गई? जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इनका यूज़ किया जाता है पहले तो रिड्यूसिंग के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो मोर रिएक्टिव है ना, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, अगर हम उसके साथ लेस रिएक्टिव को इकट्ठा कर देते हैं तो लेस रिएक्टिव वाला क्या करेगा? अलग हो जाएगा। मोर रिएक्टिव वाला उसके ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर आपको मैग्नीज दिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड को अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड की हमने रिएक्शन किससे करा दी? एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है और मैग्नीज जो है वो क्या है? वो लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? इसके ऑक्सीजन को इसने अपने साथ ले लिया और मैग्नीज को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, समझ आई मेरी बात? मैग्नीज ऑक्साइड में एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव था, इसलिए ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लिया और मैग्नीज को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, तो आप क्या इस रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है? तो देखो, कौन से एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया तो वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन मैग्नीज ने क्या किया? अपने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, ये चीज हम चैप्टर 1 में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई जाती है ना, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मीन्स हीट जो है निकलती है। और जो ये मेटल है ये मोल्टन स्टेट में हमें मिलती है, मीन्स पिघली हुई अवस्था में। नेक्स्ट एक रिएक्शन है आयरन की है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है और आयरन जो है लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है उसने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया और जो लेस रिएक्टिव है उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो अब चलते हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे टॉप पर एक्टिविटी सीरीज में होती है उनके बारे में। तो द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्सीजन ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिव मेटल्स। मतलब कुछ मेटल्स यहाँ दी हुई है, अब इसमें हम सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। दिस इज बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे जिसमें क्या होगा? इसमें क्लोराइड होगा और क्लोराइड अलग डिपॉजिट हो जाएगा, तो और जो मेटल होगी वो अलग डिपॉजिट हो जाएगा। तो मीन्स मेटल जो होती है वो डिपॉजिट कहाँ होती है? कैथोड की तरफ। और कैथोड याद रखना है, कैथोड मीन्स जहाँ पर नेगेटिव साइन है आपका, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है? कैथोड। और कैथोड के पास क्या होती है? मेटल। और जो क्लोरीन होती है ना वो किसके पास चली जाती है? एनोड के पास। एनोड मीन्स क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है,
अब जो है हमारे पास इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक तो कैथोड हो गया, कैथोड में हमारे पास क्या हो गया, सोडियम मेटल जो है, कैथोड मीन्स कौन सा साइन हो गया हमारा, नेगेटिव साइन, ठीक है। एनोड कौन सा हो गया, पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के पास हमारी मेटल, ये याद रखना सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो किसके पास जाएगा, वो नेगेटिव के पास जाएगा, वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। और जो एनोड है वो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो नेगेटिव साइन होता है ना वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ पर आपने ये डायग्राम को अच्छे से देखना है और समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक आपने टैंक ले लेना है इस तरीके से, ये टैंक हो गया अपना, ठीक है। टैंक में हमने दो जो है इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड मीन्स क्या होता है, आपको पता है, नेगेटिव चार्जेस। एनोड मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से कॉपर जो मेटल है ना उसकी इम्प्योरिटीज को अलग करना है। तो सबसे पहले तो हमने सेटअप कर लिया, क्या सेटअप कर लिया हमने टैंक लगा दिया, हमने कैथोड लगा दिया, एनोड लगा दिया, उसके बाद कीज लगा दिया है, हमने यहाँ पर जो है बैटरी लगा दी है, ठीक है। अब सारा सेटअप जब हमने कर लिया उसके बाद हमने यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन एक डालना होता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज, जो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है ये एक तरीके से क्या होता है, ये इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना तो यहाँ पर इसको हेल्प करता है, जो है इसके अंदर से जो भी मेटल को अलग करना है उसके लिए। तो यहाँ पर हमने जो लिया है लिक्विड वो हमारा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसमें डाल दिया जब हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पर करंट क्या कर दिया, ऑन कर दिया, मीन्स बैटरी का स्विच ऑन कर दिया हमने, हमने स्विच जब ऑन कर दिया, अब इसमें क्या हो गया, करंट पास होना शुरू हो गया, यहाँ से कैथोड से करंट आना शुरू हो गया यहाँ पर। अब जब करंट आना शुरू हो गया इसमें, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव से चला, नेगेटिव से यहाँ पे करंट आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, जो कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कि जो इम्प्योर मेटल होगी वो कहाँ होगी, एनोड की तरफ, और जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ होगी, कैथोड की तरफ। समझ आ गई मेरी बात। इम्प्योर मेटल किसके पास होगी, इम्प्योर मेटल होगी एनोड के पास, और प्योर मेटल किसके पास होगी, कैथोड के पास। तो इस मेथड से हम कौन कौन सी मेटल को हम अलग कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, उन सबको इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा सॉल्यूशन हम कौन सा यूज करते हैं, जो इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर आपको। और एक चीज ये क्लियर होगी कि इम्प्योर जो मेटल है वो आपकी किसके पास होगी, एनोड के पास, और प्योर मेटल किसके पास होगी, कैथोड के पास, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, जब इसमें प्रोसेस शुरू हुई, प्रोसेस शुरू होने के बाद एनोड के पास हमारी कौन सी हो गई, सारी इम्प्योर मेटल इकट्ठी हो गई, और कैथोड के पास सारी क्या हो गई, प्योर मेटल इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब कुछ जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है, घुलने लग जाती है, और वो बाद में यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है, नीचे एक जगह पर आके इकट्ठी हो जाती है। तो जो इम्प्योरिटी नीचे हमारी इकट्ठी हो गई ना, एनोड के पास जो है इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई, इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो गई, इसे हम एनोड मड भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग जब प्रोसेस होती है तो कुछ इम्प्योरिटी डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में, और क्या होती है, वो नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या हो गई, कैथोड के पास हमारी प्योर मेटल थी, हम उसको अलग कर देंगे, इम्प्योर हमारी एनोड के पास आ गई। इस तरीके से हम इस जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम जब चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा हो रहा है, अभी हमारा क्रोजन टॉपिक रहता है और प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन रहता है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ आ गया, आपको लेक्चर समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।